हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मायके बसने आई कामचोर ननद को भाभी ने ऐसा सबक सिखाया कि कुछ ही महीनों में पहुंची ननद अपने ससुराल। दीदी, मैंने अपने सास ससुर पति देव का ठेका ले रखा है, आपका नहीं और ना ही आपके पति का और आपके बच्चों का। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? जब सास ससुर देवर आपके हैं तो ननद भी तो आपकी ही है ना। आपने ननद को सबसे अलग क्यों कर दिया? नहीं दीदी, मैंने ननद को अलग नहीं किया है, लेकिन मुझे आप जैसी ननद तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ननद की सेवा होती है, लेकिन जो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए आए, पूरी जिंदगी बसने वाली ननद की सेवा नहीं की जाती है और ना ही मैं करूंगी। शादी के बाद भी ससुराल ना जाकर मायके में ही बसने वाली लड़की मेरी ननद नहीं हो सकती है। आपकी सेवा करूं, आपके पति की सेवा करूं, आपके बच्चों की भी, मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद अपना परिवार संभालिए। सुबह शाम में किचन मेरे साथ हाथ बटाइए, घर के कामों में साथ दीजिए, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर आप उनकी पसंद का खाना उनके हिसाब से बनाकर खिला देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लिया माँ, सुन लिया अपनी लाडली बहू का कैसे जवान चला रही है। जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि बड़ी ननद से कैसे बोलते हैं। इसकी नजरों में तो ननद की कोई इज्जत ही नहीं है। दीदी, इज्जत है, लेकिन इज्जत बनाने वाला काम भी तो करना चाहिए। शादी हो गई है, आप अपने घर से अगर 10 दिन के लिए आती तो मैं आपकी सेवा करती, आपको एक गिलास पानी भी उठाकर पीने नहीं देती। जो कहती मैं करती आपके लिए, लेकिन आप अब मेरी ननद नहीं, आप मेरी पाटीदार हो गई हैं। जिंदगी भर पति और बच्चों के साथ यही आपको रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर यह ननद वाली हेकड़ी तो छोड़ ही दीजिए। सुन लो माँ, सुन लो, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं ही गलत हूँ। तुम्हारी बहू सही है। बिमला जी बेटी और बहू दोनों की लड़ाइयाँ सुन सुनकर थक चुकी थी। ना बेटी को कुछ कह सकती ना बहू को। बहू को इसलिए नहीं कहती कि बहू बेचारी अपनी तरफ से गलत नहीं थी, और बेटी को कुछ कहती तो बेटी रोना धोना करके घर में तनाव का माहौल बना देती। उसका पति, वह अलग से ही दामाद होने का हक जताता रहता था। उसे भी रोज बैठे बैठे ही सुबह दोपहर शाम खाने को अच्छे अच्छे पकवान ही चाहिए होते थे। काम धंधा नौकरी से कोई मतलब ही नहीं था। बस बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाना को मिल जाए और पूरे दिन टीवी देखे या मोबाइल, इसके सिवा नीरज के पास कोई काम ही नहीं था। वह अपना दिन बहुत ही मजे से काट रहा था। बिमला जी की बेटी नेहा काम के ही चक्कर में ससुराल से भागकर मायके में रहती थी। साथ साथ उसका पति नीरज की जाने कौन से दिमाग का था। ससुराल आकर बैठकर खाने में, अपनी सेवा करवाने में उसे बहुत मजा आता था। नीरज को लगता कि बस यही इज्जत भरी जिंदगी चल जाएगी। धीरे धीरे नेहा को मायके में रहते 2 साल हो गए थे और इसी बीच उनका एक बेटा भी हो गया था। नेहा की सास बार बार नेहा को बुलाती तो वह हफ्ते दिन के लिए जाती और फिर वापस चली आती। नेहा का साफ साफ कहना था कि अकेले पूरे घर का काम मुझे करना पड़ता है। किचन में तो 24 घंटे में से 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है, इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी। और मायके में पड़ी पड़ी अपने पकवानों की लिस्ट संगीता को पकड़ाती जाती। भाभी, आज आपके नंदोई जी का पकोड़े खाने का मन हो रहा है, तो कभी आपके हाथों के छोले कुलचे खाने का, तो कभी छोले भटूरे खाने का। आए दिन नई नई फरमाइश संगीता के सामने होती रहती। शुरू शुरू में तो संगीता ने कुछ नहीं बोला, सब कुछ करती गई, लेकिन सेवा और भगत भी 10 दिन 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की जा सकती है। इससे ज़्यादा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा। लेकिन संगीता को आज पूरे 2 साल हो गए थे नेहा नीरज के नखरे उठाते उठाते। अब संगीता को नेहा की हरकतें पसंद नहीं आती, इसीलिए उसने कई बार नेहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा संगीता से लड़ बैठती थी।
बिमला जी ने खुद बेटी का घर उजड़ते देख उसे अपने पास बैठाकर प्यार से कई बार समझाया, घर परिवार समाज के बारे में भी बताया, लेकिन संगीता पर तो जैसे माँ की बातों का भी असर नहीं होता। जैसे ही बिमला जी कुछ कहती वह तुरंत चिल्लाने लगती, चीखने लगती, इतना रोना धोना करती कि बेचारी बिमला जी नीरज के सामने बेइज्जती ना महसूस हो, इसीलिए उसे कुछ कहना ही छोड़ दी थी। लेकिन उन्होंने संगीता को कभी भी नेहा को समझाने से मना नहीं किया था और यही एक कारण था कि संगीता कुछ भी नेहा को बोल देती। बिमला जी कभी भी संगीता को डांटती नहीं थी। उन्हें पता था कि बहू बेटी की भलाई के लिए ही बोल रही है। संगीता और नेहा की लड़ाई आए दिन चलती ही रहती थी। देखते ही देखते ठंडियों का मौसम आ गया। अब तो नेहा जो भी थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटाती थी, सर्दियों के चलते कंबल से बाहर नहीं आती। ठंडियों में उसे सब कुछ संगीता के हाथों से बेड पर ही चाहिए था, जो कि संगीता बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रही थी। उसने साफ साफ बोल दिया, दीदी अगर आपको बैठे बिठाए खाने का शौक है तो खुद बनाकर खा लीजिए। अगर आपको ठंडी लग रही है तो मुझे भी ठंडी लग रही है। आपका खून लाल है तो मेरा पीला नहीं है, मेरा भी लाल है। ठंड मुझे भी लगती है, मैं भी इंसान हूँ। संगीता का इतना बोलना कि नेहा खाना पीना भी छोड़ देती और जो आफत घर में करती वह अलग ही था। नेहा की यही रोज रोज की नौटंकी देख संगीता ने कुछ सोचते हुए बिमला जी से कुछ बात कर अपने भाई को फोन करके अगले दिन आने को बोला। अपना बैग पैक कर लेती है और अगले दिन जैसे ही संगीता का भाई आता है वह मायके चली जाती है। संगीता को ऐसे अचानक मायके जाता देख नेहा बिमला जी से पूछती है, माँ भाभी अचानक मायके क्यों जाने लगी? अरे बेटा उसकी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए देखने जा रही है। अच्छा तो 2-3 दिन में तो आ ही जाएगी ना? नहीं बेटा अब उसके माँ की तबीयत खराब है तो जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कैसे आएगी, और कब आएगी कब नहीं वह तो वही बताएगी ना। लेकिन माँ वह क्यों बताएगी कि उसे कब आना है कब नहीं आना है? वह अपने मन की मालकिन है क्या? आप कुछ नहीं हो। वह अपने मन से अब आना जाना करेगी। बेटा उसे अपने मन के फैसले लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। तेरा देख तो वह भी मुझसे बिना पूछे चली गई है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? माँ की बात सुन नेहा चुप हो जाती है। अब शाम का खाना बनाने का टाइम था। माँ के साथ भी नेहा किचन में हाथ नहीं बटाती थी। थोड़ा बहुत कुछ काम करके वह सीधा कंबल में चली जाती। बिमला जी अकेले पूरा खाना बनाती, साफ सफाई करती, घर के सारे काम करती। 1-2 दिन तक तो बिमला जी ने नेहा से कुछ नहीं कहा और सारा काम अकेले ही संभाला हुआ था। लेकिन जिस लड़की को माँ को देखकर भी तरस न आए, उस लड़की को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। संगीता के बताए अनुसार बिमला जी एक दिन नेहा को कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा काफ़ी दिन हो गए तुझे मैंने कुछ भी खरीद के दिया नहीं है। एक काम करो, यह कुछ पैसे ले और जा दामाद जी के साथ अपनी मनपसंद की कोई चीज़ खरीद लेना, तुझे जो भी अच्छा लगेगा। पैसे पाते ही नेहा खुश हो जाती है और तुरंत पति के साथ मार्केट निकल जाती है। जब तक नेहा मार्केट से आती तब तक बिमला जी जूट का पैरों में प्लास्टर चढ़वा कर आ जाती हैं और जैसे ही 2-3 घंटे बाद नेहा अपने पति के साथ आती है तो माँ का पैर टूटा हुआ प्लास्टर चढ़ा देख घबरा जाती है। माँ ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया अचानक से? तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। अरे बेटा कैसे फ़ोन करती, मुझे तो होश नहीं रहा। फ़ोन की तो बात ही दूर है, अचानक से जाने कैसे बाथरूम में पैर फिसल गया। बह तो भला हो पड़ोसियों का जो जैसे तैसे मुझे अस्पताल ले गए। माँ की हालत देख नेहा दुखी हो जाती है। अब तो बिमला जी 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पर थी। अब जाकर सारा काम अकेले नेहा के ऊपर पड़ा था। नेहा अकेले घर का काम संभालते संभालते परेशान हो गई। बच्चे का दूध, चाय, पानी, खाना, नाश्ता, घर की साफ सफाई करते करते उसका पूरा दिन ही निकल जाता। रात होते होते बेचारी थक के चकनाचूर हो जाती थी। करीब 1 हफ्ते बाद उसने बिमला जी से कहा, माँ
अब तुम भाभी को फोन करके बोल दो चुपचाप से आने के लिए। आप बता देना आपके साथ जो जो घटना हुई है। इतने दिन रहे तो लिया मायके में, अब और कितना रहेगी। इस समय उन्हें यहाँ रहना चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए। उनकी माँ की सेवा करने के लिए तो उनकी भाभियाँ भी हैं। भाभी को अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बस मायके के चक्कर में पड़ी रहती हैं। ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं पूछती हूँ। पूछना नहीं है माँ, साफ साफ बोलो कि चुपचाप से चले आओ। ठीक है बिमला जी संगीता को फोन लगाकर नेहा के सामने ही सारी बात बताती हैं और उसे आने के लिए कहती हैं। फोन स्पीकर पर था। सारी बात सुन संगीता ने कहा, माँ जी अभी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई है तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतना सुनते ही नेहा फोन लेते हुए कहती है, भाभी ये क्या तरीका है, क्या टाइम लगेगा। अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी तो आप 4 महीने मायके में ही रहोगी क्या। यहाँ आपकी सास को आपकी ज़रूरत है और आप मायके में बैठी हो। आपकी सेवा से ही आपकी माँ ठीक होगी। सास की ज़रा भी फिक्र नहीं है आपको। क्यों दीदी, आप तो मायके में ही बसेरा ले ली हो तो इससे बुराई नहीं लगती है। और अगर मैं 4 महीने रह गई तो आपको बुराई दिखने लगी। और वैसे भी आप तो हो ही ना माँ जी के पास, आप कर लो सेवा, वह आपकी माँ है ना। मैं मेरी माँ की सेवा कर रही, आप अपनी माँ की सेवा कर लो। ऐसा भी कौन सा पहाड़ काम हो गया जो आपसे नहीं हो पा रहा है। मैंने साफ साफ बोल दिया ना कि मैं नहीं आऊँगी, और जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगी तो मतलब नहीं आऊँगी। अब आपको जो भी सोचना है समझना है आप सोच लो। भाभी दिन पर दिन आप बहुत ही मुंहफट होती जा रही हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूँगी, मत आओ, मायके में ही रहो। लेकिन तुम्हारे पति को कौन बनाएगा खिलाएगा, उसके बारे में भी सोच लो। मेरी माँ है, माँ का तो मैं कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे पति का। ठीक है दीदी, अगर मेरे पति का पेट ही ज़्यादा है तो मैं कल से अपने पति को भी अपने पास ही बुला लेती हूँ। वह भी यहीं से ऑफिस आया जाया करेंगे। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी फिर हम दोनों घर आएंगे। अब तो सही रहेगा ना आपको। कहते हुए संगीता ने फ़ोन काट दिया। नेहा हैरानी से फ़ोन देखती रह गई। देखा माँ, देखा इसकी जुबान कितनी चलने लगी है, ज़रा भी तमीज़ नहीं बची इसके अंदर। देखा क्या क्या बोला। बेटी की बात सुन बिमला जी ने कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन ही बिमला जी का बेटा राघव भी संगीता के पास चला जाता है। अब मैं ना कोई रौनक रह गई थी, ऊपर से घर का सारा कुछ अकेले नेहा के ऊपर हो गया था। घर के लिए राशन पानी सब्जियां लाना, घर किचन का सामान, ऊपर से बिमला जी की देखभाल करना, सब कुछ नेहा और नीरज के ऊपर हो गया। नीरज के पास पैसे तो थे नहीं जो घर के खर्च उठा पाता। बिमला जी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वह घर खर्च के लिए दे सकती थी। 10 दिन में ही नेहा और नीरज की हालत खराब हो गई थी। एक तरफ से पूरा घर और बिमला जी उनके ऊपर हो गई थी। ना घर का खर्चा चल पाता, ना बिमला जी की देखभाल हो पाती थी। नेहा अकेले परेशान हो गई और बार बार संगीता को 1000 गालियां भी दिए जा रही थी। बिमला जी सब कुछ चुपचाप बैठी सुनती रही। एक तो ठंड, ऊपर से पूरे दिन काम, बिमला जी की देखभाल। मायके में नेहा रानी की जगह नौकरानी बन गई थी। नेहा ने अपने सारे पैंतरे लगा लिए, फिर भी संगीता ससुराल नहीं आई। तो आखिरकार नेहा अपनी माँ के सामने गुस्से में बोल पड़ी, माँ मुझे नहीं रहना है तुम्हारे घर। जब मुझे इस घर में आकर नौकरानी की तरह ही काम करना है, मेरे पति को भी अंदर बाहर का सारा काम अकेले देखना है, तो इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही काम कर लूँ। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी। मायके का एहसान तो नहीं रहेगा ना मेरे ऊपर। मैं जा रही हूँ, कल के कल ही अपने पति को लेकर। बोल देना अपनी लाडली बहू से, देखते हैं कितने दिन माँ की सेवा करती है। और तुम भी जो बहू वाली बनी हो ना, बोल दो अपनी बहू को कल आ जाए, मैं तो अब यहाँ नहीं रहने वाली। कहते हुए नेहा अपने कमरे में जाकर सारा सामान पैक करने लगती है। बेटी को सामान पैक करता हुआ देख मुस्कुरा पड़ी थी बिमला जी। आज पहली बार उनकी बेटी गुस्से में ही सही काम से कम ससुराल जाने के लिए तैयार तो हुई। उसे यह तो समझ में आया कि चाहे मायका हो या ससुराल, यहाँ रहोगी, काम करना ही पड़ेगा। बिना काम किए कहीं भी गुजारा नहीं है।
बिमला जी ने धीरे से फोन करके संगीता को सारी बात बता दी और अगले दिन नेहा के जाने से पहले ही संगीता भी आ जाती है। संगीता को देख नेहा गुस्से में मुंह फेर लेती है और अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, मिल गया महारानी को टाइम, आ गई। दीदी, मैं तो माँ जी को देखने आई हूँ। मैं तो यह कह रही थी कि 2-4 महीने और रुक जाती ताकि मैं अपनी माँ की सेवा कर लेती। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत रह लिया, बहुत देख लिया, अब अपना घर संभालो, मैं तो अपने घर संभालूंगी। कहते हुए माँ से विदा लेकर नेहा अपने ससुराल चली जाती है। बिमला जी को बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतना ड्रामा करने के बाद ही सही, कम से कम अब नेहा अपने ससुराल तो गई। नेहा को ससुराल भेजने के चक्कर में बेचारी संगीता को भी नेहा की नज़र में बुरा बनना पड़ा, लेकिन संगीता को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं था। उसे भी बिमला जी की तरह नेहा के ससुराल जाने की खुशी हो रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।